अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और जो हमारा ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला है, आज उस सिलसिले का आप 16th लेक्चर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम अपने लेक्चर में आज क्या पढ़ेंगे। ऐसा है स्टूडेंट्स कि कल हमने अपना जो होम इकोनॉमिक्स के सिलेबस का चैप्टर नंबर 7 है वाइटामिन्स, वो स्टार्ट किया था। और कल हमने जो हमारे फैट सोलुबल वाइटामिन्स हैं, चिकनाई में हल पजीर जो वाइटामिन है, उनके बारे में बात शुरू की थी। और उसमें जो पहला वाइटामिन था वाइटामिन ए, उसके बारे में हमने कल बात की थी। तो आज हम देखते हैं कि हम नेक्स्ट किस जो है वाइटामिन के बारे में बात करेंगे। आज हम विटामिन डी के बारे में बात करेंगे। जो हमारे चिकनाई में हल पजीर विटामिन हैं, फैट सोलुबल विटामिन हैं, ये उस फैमिली का दूसरा विटामिन है। तो विटामिन डी का ताल्लुक एक स्टीरॉल नामी नामियाती गिरोह से है। ये विटामिन नहायत मुस्तहकम होता है। हरारत, ऑक्सीजन, तेजाब और अल्कली की मौजूदगी से इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और ये ज़ाया भी नहीं होता है। अलबत्ता रोशनी से असरअंदाज ज़रूर होता है। जिस्म में इसके काम हैं तो ये जिस्म में बहुत ही ज़्यादा अहम काम सरअंजाम देता है, और वो ये है कि ये आंतों में कैल्शियम और फास्फोरस के इंतज़ाम में मदद देता है, जिससे हड्डियाँ बनती हैं और उनकी नशोनुमा होती है। अब इसकी कमी के साथ देखते हैं तो खून में कैल्शियम और फास्फोरस के इंतज़ाम में गड़बड़ और कमी पैदा हो जाती है, जिससे हड्डियों की तामीर और साख्त मुतासिर होती है। जाहिर है आप जितना मर्जी कैल्शियम और जितना मर्जी आप फास्फोरस खा लें, अगर विटामिन डी की कमी है तो वो कभी भी आपके जिस्म में जज्ब नहीं हो पाएगा वो कैल्शियम और फास्फोरस, और नतीजे के तौर पर आपकी हड्डियों को जितना कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए वो नहीं मिलेगा, जिससे आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। बच्चों को रिकेट्स की बीमारी लाहक हो जाती है जब विटामिन डी की कमी होती है उस सूरत में, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस ना मिलने की वजह से जो हड्डियां हैं वो नरम पड़ जाती हैं। हड्डियों के सिरे सूजकर मोटे हो जाते हैं, लंबी हड्डियां मुड़कर टेढ़ी हो जाती हैं और चाल बेढंगी हो जाती है। पाँव की मेहराबें और सर की पुश्ती हड्डी चपटी सी हो जाती है। और बालगों में यही बीमारी ऑस्टियोमलेशिया कहलाती है, जिससे जिस्मानी ढांचा बदवज़ा सा हो जाता है। अक्सर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया में फ़र्क वाज़े करें, तो दोनों की जो अलामात हैं वो एक हैं, दोनों की वजूहात भी एक हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि जब यही बीमारी विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चों में होगी तो वो रिकेट्स कहलाएगी, और जब ये बीमारी विटामिन डी की कमी की वजह से बालगों में या बड़े लोगों में होगी तो उसको हम ऑस्टियोमलेशिया कहेंगे। और दूसरा इम्पॉर्टेंट जो कमी के असरात वो ये हैं कि दांत वक्त पर नहीं निकलते हैं, और जो निकलते हैं वो भी टेढ़े मेढ़े और बदवज़ा निकलते हैं, क्योंकि दांतों को मजबूत, दांतों को सीधा और दांतों को अच्छा बनाने के लिए भी कैल्शियम और फास्फोरस नहायत ज़रूरी हैं। और विटामिन डी की कमी की सूरत में कैल्शियम और फास्फोरस हमारे जिस्म में जज्ब नहीं हो पाता है। जी, अब हम बात करेंगे विटामिन डी के ज़राए के बारे में। तो विटामिन डी के ज़राए में सबसे बड़ा, सबसे कुदरती और सबसे बड़ा जो ज़रिया है वो सूरज की शुआएं हैं, और इनकी मौजूदगी में इंसानी जिस्म और हैवानात जो हैं, जितने भी जानवर हैं, उनमें विटामिन डी अज़ खुद पैदा हो जाता है। इसलिए हमारे मुल्क में इसकी कमी का कोई एहतमाल नहीं होता है। हाँ, अलबत्ता वो ममालिक जहाँ पर सूरज नहीं निकलता, मतलब ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर साल के 6 माह सूरज नहीं निकलता, वहाँ पर लोगों को वाकई विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, क्योंकि जब सूरज की शुआएं नहीं जिस्म पर पड़ती तो विटामिन डी नहीं बनता। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा अंदर रहते हैं, मतलब इस तरह का जॉब, नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि ज़्यादा वक्त कमरों में गुजारते हैं, सन का एक्सपोजर नहीं लेते हैं, उनको भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। और ऐसी ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा वेल करती हैं, अपने आप को पूरा कवर करके बाहर निकलती हैं, उनको भी विटामिन डी की कमी होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और सूरज की शुआएं तो हैं ही हैं, इसके अलावा मछली का तेल जो कॉड लिवर ऑयल है और जिगर, इसके बेहतरीन ज़राए हैं। कलेजी, दूध, अंडे, मक्खन और बलाई में भी ये काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। अब इसकी यौमिया ज़रूरत है
تو پیدائش سے لے کر 20 سال تک کی عمر میں اس کے 400 انٹرنیشنل یونٹس درکار ہوتے ہیں۔ بالغوں کے لیے سورج کی روشنی اور بقیہ خوراک سے اس کی کافی مقدار حاصل ہو جاتی ہے، ماں سوائے ان لوگوں کے جنہیں سورج کی روشنی میسر نہیں ہوتی، ان کے لیے زائد مقدار درکار ہوتی ہے۔ اب جو فیٹ سولوبل وائٹامنز فیملی ہے، اس کا جو نیکسٹ ممبر ہے وہ ہے وائٹامن ای۔ وائٹامن ای کے بارے میں ایک بات میں بتاتی جاؤں کہ یہ ایک اکیلا اینٹی آکسیڈنٹ ایجنٹ ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایسے جو مطلب ان کو آپ کہہ لیں کہ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے جسم میں آکسیجن کی عمل کاری کو روکتی ہیں، آکسیڈیشن نہیں ہونے دیتی ہیں، آکسیجن کی موجودگی میں جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے اس کو روکتی ہیں، یہ اینٹی آکسیڈنٹس جو ہوتے ہیں۔ اور جو اینٹی آکسیڈنٹس ہیں یہ آپ کی ایجنگ کے پروسیس کو روکتے ہیں، کیونکہ آپ کے جسم کے اندر آکسیجن کی وجہ سے جو تخریبی کاروائیاں ہوتی ہیں یہ ان کو روکتے ہیں، اور یہ چکنائی میں حل پذیر ہونے کے باعث متعدد روگنی غذاؤں میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ اس کے اچھے ذرائع میں حیواناتی اور نباتاتی دونوں طرح کی غذائیں شامل ہیں۔ اب جسم میں کام ہے تو یہ خون کے سرخ ذرات کو توڑ پھوڑ سے محفوظ رکھتا ہے۔ توڑ پھوڑ وہی ہوتی ہے جو آکسیڈیشن جس کو ہم کہتے ہیں، آکسیجن کی موجودگی میں جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ متعدد غذائی اجزاء مثلا وائٹامن سی، اے اور جو فیٹی ایسڈز ہیں، اس کے علاوہ جسمانی اعضاء مثلا پھیپھڑوں کی بافتوں کو تکسید سے محفوظ رکھتا ہے، عمل تکسید سے، آکسیڈیشن سے، کیونکہ ہمارے پھیپھڑے سب سے زیادہ آکسیجن کو ایکسپوزڈ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جو سانس کے ذریعے جو آکسیجن لیتے ہیں وہ سب سے پہلے ہمارے پھیپھڑوں میں ہی پہنچتی ہے، تو ان کی بافتوں کو یہ وائٹامن ای جو ہے وہ اس آکسیڈیشن کے ان مضر اثرات سے محفوظ رکھتا ہے، اور جسم کو وائٹامن سی اور وائٹامن اے کی فراہمی بھی باہم پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ فنکشن کیا ہے کہ صحیح تولیدگی اور نشو و نما، اور اس کے علاوہ قوت اور حرارت حاصل کرنے کے لیے بھی یہ ضروری چاہیے ہوتا ہے۔ کمی کے اثرات ہیں کہ انسانوں میں اس وائٹامن کی بہت آد سے فراہمی کے باعث کمی کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے ہیں۔ ذرائع یہ تخم گندم یعنی ویٹ جرمز، نباتاتی تیل جو ہیں ان کے اندر گھی، اناج، جو ثابت نٹس گریاں ہوتی ہیں، اور سورج مکھی کے بیج میں بہتات میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جگر، مکھن، مچھلی کا تیل، ہری ترکاریاں، دودھ، انڈے کی زردی اور خشک پھلیاں وغیرہ بھی اس کے عمدہ ذرائع میں شامل ہیں۔ اب اس فیملی کا جو لاسٹ ممبر ہے وہ ہے وائٹامن کے۔ وائٹامن کے ہمارے جسم میں خون کو گاڑھا کر کے اس کو منجمد کرنے کے کام آتا ہے اور اس کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے، اور اس کی کمی کے اثرات میں خون میں جو قوت انجماد ہے یعنی جو اس کی کوگولیٹنگ کیپیسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور جو بالکل نوزائیدہ بچے ہیں جو نیونٹس ہوتے ہیں ان بچوں میں ہیمریج سے خون کے ضیاع کا اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وائٹامن کے ذرائع میں ہری ترکاریاں، ساگ اور گوشت اس کے بہترین ذرائع ہیں، جبکہ انڈے کی زردی، سویابین کا تیل اور کلیجی وغیرہ بھی اس کے عمدہ ذرائع میں شامل ہے۔ اسٹوڈینٹس، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ اس چیپٹر کا فرسٹ پورشن جو فیٹ سولوبل وائٹامنس کا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے وہ ہم اس کا سیکنڈ پورشن سٹارٹ کریں گے اس چیپٹر کا، جو کہ پانی میں حل پذیر وائٹامن یا واٹر سولوبل وائٹامنس کے بارے میں ہے، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔